दोस्तों, सर पर तिरंगा साफा पहनकर भारतीय जनता पार्टी के पिच पर बैटिंग क्यों करते हुए दिखे कल असदुद्दीन अवैसी। 2 दिनों का उनका बिहार दौरा चल रहा है। कल ढाका में थे और ढाका में असदुद्दीन अवैसी ने अपने प्रत्याशी का नाम तक घोषित कर दिया, राणा रणजीत सिंह। उस पर हम आएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि ढाका विधानसभा के अंतर्गत जो एक बड़ी सभा आयोजित की गई, उसमें हिंदुत्व के पिच पर क्यों खेलते दिखे असदुद्दीन अवैसी। असदुद्दीन अवैसी बिहार पर बड़ा फोकस्ड है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर परसों आपको याद होगा बहादुरगंज जो सीमांचल की सीट है, वहां पर वो खूब गरज रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे थे। और कल ढाका जो मुस्लिम, पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर करीब करीब 1.25 से 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता है। मतलब एक तरफा जीत और हार का फैसला करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेजेडी देखिए कि उस सीट से अब तक 6 बार कांग्रेस पार्टी और 4 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। अभी देखिए 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें फैजल रहमान जो आरजेडी से लड़ रहे थे, उनको हराकर पवन जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी से है, वो विधायक बने। तो ढाका से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो बातें असदुद्दीन अवैसी कर रहे थे, वो बातें तो भारत और पाकिस्तान की थी। और बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी भारत और पाकिस्तान करती है, पाकिस्तान का मुद्दा उठाती है चुनाव जीतने के लिए। तो वो मुद्दा असदुद्दीन अवैसी क्यों उठा रहे थे। दोस्तों, एक छोटा सा पहले हम चाहेंगे आप क्लिप देखिए, फिर आगे विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए आप। जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, एमआईएम पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकानमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फ़ायदा उठाकर नफ़रत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफ़रत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफ़रत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहाँ पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। तो आपको क्या लग रहा है, ढाका के उस मंच से अवैसी साहब इस तरह की बात क्यों कर रहे थे। दोस्तों, हम उस पर आए उससे पहले आपको जरा सा ढाका का हम समीकरण बताते हैं। ढाका विधानसभा दरअसल मुस्लिम बाहुल्य है और 2010 में हुए परिसीमन में विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, तस्वीर बदल गई थी। पहले ढाका विधानसभा क्षेत्र के अंदर ढाका और पताही प्रखंड थे, लेकिन परिसीमन के बाद पताही प्रखंड को चिरैया विधानसभा में शामिल करा दिया गया, जबकि चिरैया विधानसभा का घोड़ासहन प्रखंड जो है उसे ढाका विधानसभा में शामिल करा दिया गया। तो ये तो बदला। जाति समीकरण की बात करें तो वहां पर हिंदू है ज़्यादातर, मतलब हिंदू की सभी जातियां हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य है। दोस्तों, आप अगर ढाका गए होंगे, मैं कई बार गया हूं ढाका, मिनी पाकिस्तान भी उसको कहा जाता है। एक तरीके से उसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। हर जगह आपको मदरसा, खानका, कब्रिस्तान, मज़ारे जो हैं, मस्जिद जो है, वो आपको देखने को मिलेंगी। आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पर कुल वोटर की संख्या जो है वो करीब करीब 3,15,000 के आसपास है, 3,15,000। और इसमें अकेले मुसलमान करीब आधा है, मतलब 50% के आसपास वहाँ पर वोट बैंक जो है वो मुसलमानों की है। दोस्तों, अगर यहाँ का हम विधायकों की बात करें तो फैजल रहमान रह चुके हैं 2015 में पवन जायसवाल को हराकर, 2010 में पवन जायसवाल ही विधायक रहे हैं। एक और प्रत्याशी वहाँ से रहे हैं, राम पुकार सिन्हा, जो 15 में निर्दलीय लड़े थे
और 2020 में वो बजाते रालोसपा के टिकट पर, यानी आरएलएसपी जब हुआ करती थी उसके टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन अब एआईएमआईएम से राणा रणजीत सिंह वहां से उतरने वाले हैं। देखिए, राणा रणजीत सिंह ने शिवहर लोकसभा भी लड़ा था। राणा रणजीत सिंह के भाई साहब जो हैं वो बीजेपी से विधायक है, राणा रणधीर सिंह, और इनके पिता सीताराम सिंह आरजेडी से विधायक रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, शिवहर से एमपी भी रहे हैं। आप शिवहर अगर एंट्री कीजिएगा मोतिहारी साइड से तो वहाँ सीताराम सिंह द्वार भी लगा हुआ है। जी हाँ, तो वो राणा रणजीत सिंह अब ढाका से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, एक और खबर है कि राणा रणजीत सिंह 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, एक सीमांचल की सीट भी है, और एआईएमआईएम में वो अख्तरुल इमान के बाद अगर सबसे कोई एक्टिव नेता है तो वो राणा रणजीत सिंह है। तो उनके नाम की घोषणा असदुद्दीन अवैसी ने कर दी है। अब आते हैं दोस्तों कि वो क्यों हिंदुत्व के पिच पर खेल रहे हैं। देखिए, दरअसल होता क्या है कि हर बार जो चुनाव होता है ढाका में, वहां पर मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, और मुस्लिम वोट जो बढ़ जाता है उस कारण वहां पर बीजेपी के पवन जायसवाल निकल जाते हैं, मतलब पवन जायसवाल वो सीट जीत जाते हैं। तो अब दोस्तों जो स्थिति बनी है, असदुद्दीन अवैसी जानते हैं कि मुसलमान तो उनका साथ दे ही देंगे, लेकिन अगर कुछ हिंदू वोट को भी जोड़ लिया जाए, मतलब जो बहुत कम उम्मीद होता है कि हिंदू एआईएमआईएम को वोट करेंगे, लेकिन अगर उस वोट को भी जोड़ लिया जाए तो शायद ढाका विधानसभा सीट पक्के तौर पर मैं बता रहा हूं, एआईएमआईएम का प्रत्याशी जीत सकता है। राणा रणजीत सिंह तो वही जीतेंगे, लेकिन कोई भी प्रत्याशी होगा तो वो सीट जीत सकता है। और इसी को लेकर यही रणनीति है, इसी खेल के तहत असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात कर रहे हैं, एक्ट ऑन टेररिज्म की बात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि कब तक इस देश में आतंकवाद का दंश हम झेलते रहेंगे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि अब वक्त पाकिस्तान को समझाने का नहीं, माकूल जवाब देने का है। कब तक पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ अपनी बहन बेटियों को बेवा होते देखेंगे? देश को एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा, नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो ये बातें असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंस हुआ और उसके बाद जो देश में हिंदू मुस्लिम हुआ, मेरा निजी मत है, ये मेरा अपना आंसू आकलन एनालिसिस है कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी खुद को पेश कर रहे हैं देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए, ये बहुत स्वागत योग्य है और सबको इसे स्वागत करना चाहिए। आगे बताते हैं दोस्तों, आपको ये समीकरण साधना है। दरअसल जो समीकरण हिंदू मुस्लिम का ढाका में पड़ता है, देखिए पूर्वी चंपारण का ढाका विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। 2020 चुनाव में यहाँ से भाजपा के पवन जायसवाल जीते हैं, राजद के फैजल रहमान को हराकर। 15 में फैजल रहमान जीते थे, 2010 में पवन जायसवाल जीते थे। तो लड़ाई इन दोनों के बीच होती है और मुस्लिम वोट जब जब बढ़ता है बीजेपी वहां से क्लीन स्वीप लेती है दोस्तों। तो अगर हिंदुओं को वोट को अगर अपनी तरफ थोड़ा बहुत वैसी पाले में कर लेते हैं तो एआईएमआईएम के लिए अच्छा मौका हो सकता है। और यही कारण है कि अवैसी ने ढाका से अपने उम्मीदवार के तौर पर राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। मतलब ढाका से एक हिंदू, एक राजपूत प्रत्याशी लड़ेगा, इसका भी ऐलान असदुद्दीन अवैसी ने कर दिया है। तो बड़ा सधा हुआ गणित। और दोस्तों देखिए, इस बार कांटे का मुकाबला होगा। ढाका को मैंने भी कवर किया है, ढाका के समीकरण को भी मैं समझता हूं, तो ये बात मैं कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात कि ढाका वो सीट है जहां से राणा रणजीत सिंह बीते 2-2.5 सालों से जमकर पसीना बहा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। वहां के मुसलमानों में उनका अच्छा पकड़ बन गया है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर वो मुसलमान आरजेडी से खसके तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि वो सीट इस बार बीजेपी के तो हाथ से निकलेगा ही निकलेगा, आरजेडी का वहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि आरजेडी के पक्ष में जो समीकरण बनता है वो तभी बन पाता है जब ढाका के मुसलमान आरजेडी को वोट करते हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के जाने से, एआईएमआईएम के चीफ के जाने से एक माहौल, एक तरफा माहौल ढाका में बनते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।